चलिए लेट्स स्टार्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, देखिए इसमें हमको बेसिकली बैंक ट्रांजेक्शन्स के बारे में बोलना है। बैंक ट्रांजेक्शन्स को मैं अलग से नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है, हम लोग की जो नॉलेज है ऑलरेडी वो इतनी काफ़ी है कि हम बैंक ट्रांजेक्शन्स को भी आराम से कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली बैंक ट्रांजेक्शन्स की जनरल एंट्रीज कराना स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर हमको करना है 13, राइट। फॉर्मेट बना लो। एक चीज़ और स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को पहले ही बोला है कि मैं नरेशंस नहीं लिखता हूँ, मगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग नरेशंस जो है वो लिखें बाद में। जनवरी 1 पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट 2017। जनवरी 1 तो आपने बेसिकली बैंक में पैसा जमा कराया। ठीक है, तो देखो बैंक हमारे लिए एक एसेट होता है। बैंक हमारे लिए एक एसेट होता है। जैसे ही हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं हमारा वो एसेट इंक्रीज कर जाता है। मतलब आप यहाँ पर बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे। आप जैसे ही पैसा बैंक में जमा कराते हो आपके लिए एक बैंक एक एसेट होता है। आपका बैंक बढ़ जाता है, एसेट बढ़ जाता है, तो फिर बैंक एसेट बढ़ते ही आप बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे। टू में आ जाएगा आपके कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों? क्योंकि कैश आपका घट रहा है, एसेट आपका घट रहा है। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पैसा आपने जमा करा? आपने जमा कराया 10,000, तो फिर यहाँ पर आएगा आपका 10,000 10,000। ठीक है, फिर अगर हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आए, नेक्स्ट है हमारे लिए जनवरी 3 में सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000 इन द अमाउंट वॉज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो हमने जो सामान बेचा उसका पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ गया। जनवरी 3 आपने जो बेचा उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ गया। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000। फिर अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम दी बैंक, हमने पैसा बैंक से विड्रॉ किया। देखिए बेसिकली जब आप पैसा बैंक से विड्रॉ करेंगे तो होगा क्या कि आपके बिजनेस में कैश आ जाएगा, आपके बिजनेस में कैश आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। कैश एसेट है, एसेट बढ़ जाएगा, और बैंक जो कि हमारा एक और एसेट था वो घट जाएगा। कितना पैसा आपने विड्रॉ किया? आपने शायद जो है 20,000 रुपये विड्रॉ किया। तो 20,000 आई होप ये एकदम क्लियर होगा सभी को। फिर से ध्यान से समझिएगा, आपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया। जैसे ही आप बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं आपकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप ये क्लियर होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 3 जनवरी 7 जैन 7 लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ें। चलिए बहुत इजी था। फिर गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000।
जनवरी 10 वाला, फिर है जनवरी 12 अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने बैंक में पैसा जमा करा है। फिर वही बात, हम जब पैसा जब बैंक में जब जमा कराएंगे तो फिर हमारा बैंक बढ़ जाएगा और कैश घट जाएगा, बैंक बढ़ जाएगा और फिर कैश आपका घट जाएगा। तो फिर आपका आएगा यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12 तारीख। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट बोलो क्या आएगा, अमाउंट आएगा 12,000। चलो मैं थोड़ा सा इधर कर ले रहा हूँ, इसको कंटिन्यू थोड़ा सा इधर कर ले रहा हूँ, ठीक है। एक लास्ट ही शायद मेरे हिसाब से बचा हुआ है, गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक, गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो फिर हमने गुड्स को परचेज किया और पेमेंट किया है चेक के द्वारा। तो फिर आपकी एंट्री आएगी परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने पेमेंट चेक से किया है तो कैश की जगह पर आप क्या कर दोगे, बैंक। कितना पैसा, 25,000 साथ लिखा हुआ था। तारीख उरीख आप लोग लिख लीजिएगा, टोटल अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा। है क्लियर? तो फिर बोलिए आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 इजी क्वेश्चन था, मेरे हिसाब सबके लिए क्लियर होगा। आगे आ जाए। ओके परफेक्ट। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 16 करने से पहले हम लोगों को अपने कंसेप्ट में थोड़ी बहुत चीज़ों को और ऐड करना पड़ेगा। हम जो कंसेप्ट सीख रहे थे उसी के आगे थोड़ा बहुत और कंसेप्ट हम लोगों को सीखना पड़ेगा। तो आइए कंसेप्ट पर अपने वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सीखने से पहले हम लोगों को और कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 और कंसेप्ट पर आइए अपने जोर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देर आर टू काइंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब जो हमारा खर्चा होता है, दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरे को हम लोग कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक को हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरे को हम लोग कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दो प्रकार के हमारे, दो टाइप के हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरे को हम लोग कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब अमाउंट इनकर्ड, जो भी आपने खर्चा किया, जो भी आपका अमाउंट इनकर हुआ, वो दो टाइप का होता है। एक्चुअली अमाउंट इनकर्ड आपका दो टाइप का होता है। एक आपका होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट is derived for a long period of time, normally more than 1 year।
मगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर whose benefit is derived within 1 year। तो एक्सपेंडिचर मैंने बताया दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैपिटल, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक डिराइव होता है, नॉर्मली 1 साल से ज़्यादा, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा होता है, बेसिकली 1 साल से ज़्यादा और 5 साल तक होता है नॉर्मली, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट हमें विदिन 1 ईयर हमें डिराइव हो जाता है, हमें विदिन 1 ईयर हमें मिल जाता है। वो एक्सपेंडिचर मेरा कैसा एक्सपेंडिचर कहलाता है? वो एक्सपेंडिचर मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो कैपिटल मतलब वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा मिलता है। रेवेन्यू मतलब जिसका बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर में मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे एक्सपेंडिचर होते हैं? ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हम लोग दीज आर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग न्यू एसेट, and includes those expenditure on new assets till the time it is put to use। सो ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हम नए एसेट्स को एक्वायर करने के लिए लगाते हैं एंड इंक्लूड्स दोज एक्सपेंडिचर ऑन न्यू एसेट्स टिल द टाइम इट इज पुट टू यूज। जैसे मैंने कहा मैंने नया कैमरा खरीदा, तो मैंने नया कैमरा खरीदा, वो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब कैमरा खरीदा तो फिर कैमरे के साथ साथ में हो सकता है मुझे उसका ट्राइपॉड भी खरीदना पड़े, ठीक है, या कुछ और मिसलेनियस खर्चे भी करना पड़े। तो जो सारे के सारे खर्चे हो गए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे अगर मैं कहूँ एसी, तो अगर मैंने अपना एसी खरीदा तो आपको पता है एसी के साथ साथ में हमें स्टेबलाइजर भी खरीदना पड़ता है, हमें उसको इंस्टॉल भी कराना पड़ता है, सब चीज़ों के लिए हमको अलग अलग एक्सपेंडिचर पेमेंट करना पड़ता है। जो सारा का सारा एक्सपेंडिचर हम लोग पेमेंट करते हैं वो सब कुछ कैटेगराइज किस कैटेगरी में होता है? वो सब कुछ कैटेगराइज हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कैटेगरी में होता है। मगर अगर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर में मिल जाता है। अब ध्यान सुनिएगा, ये एक्सपेंडिचर में हमने बात किया तो ये एक्सपेंडिचर आप इनकर करते हो, इनकर्ड आफ्टर एन एसेट इज पुट टू यूज। जब एक एसेट को हम लोग यूज़ करना शुरू कर देते हैं उसके बाद जो खर्चा हम लोग करते हैं वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे सपोज करो मैंने एसी को अपना यूज़ करना शुरू कर दिया, अब मेरे एसी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ दिक्कत हो रही है तो मैंने उसका रिपेयर कराया या कुछ ऐसी चीज़ें कराया या सपोज करो उसका सर्विस कराया, तो ये सब कुछ मेरा किस टाइप का एक्सपेंडिचर होगा? ये सब मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि हम नए एसेट को एक्वायर करने में लगाते हैं और वो सारा एक्सपेंडिचर आता है इसके अंदर में जो कि हम नए एसेट को जब तक पुट टू यूज़ ना करते हैं वो सब का सब खर्चा जो है मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होता है। मगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर विच इज डिराइव्ड, जिसका बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर में डिराइव हो जाता है और ऐसा एक्सपेंडिचर हम लोग नॉर्मली इनकर करते हैं आफ्टर एन एसेट इज पुट टू यूज़। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ आपको। सपोज करो मैंने एक बिल्डिंग खरीदा, मैं बिल्डिंग को यूज़ करने से पहले मैं क्या करूँगा, उसमें वाइट वॉशिंग करवाऊँगा, मतलब उसमें डेंट पेंट और बाकी चीज़ें उसमें करवाऊँगा, काम हम ठीक करवाऊँगा, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंडिचर जो कि मैंने बिल्डिंग को यूज़ करने से पहले, जब तक मैं बिल्डिंग को इस्तेमाल ना करना शुरू कर दूँ तब तक का जो भी एक्सपेंडिचर है वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। मगर जब एक बिल्डिंग को मैंने यूज़ करना इस्तेमाल कर दिया, इसके बाद में अगर मेरा कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है
तो फिर वो मेरा कैसा एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जैसे मैंने कहा कि मैंने अब बिल्डिंग को मैं रह रहा हूँ, 2 साल 3 साल के बाद में फिर से मुझे वाइट वॉशिंग करवाने की ज़रूरत पड़ी, तो फिर मैं यहाँ पर फिर से वाइट वॉशिंग कराऊंगा। ये जो वाइट वॉशिंग मैंने कराया ये मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ये मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। सो आई होप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज क्लियर टू एवरीवन। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो जिसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिले, जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं और जब तक वो पुट टू यूज़ नहीं हो जाता, वो कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई एसेट जब हम लोग खरीद लेते हैं, जब उसको पुट टू यूज़ कर देते हैं, उसके बाद में अगर कोई एक्सपेंडिचर आप करते हो, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप इतना मतलब सभी मेरे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ बोलिए यस नो, विल प्रोसीड दें। सभी लोग रिप्लाई करें। चलो परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल सुनना मेरा, अगर समझ में आ गया थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को रिप्लाई करिएगा। मैंने एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदा, बाइक में बहुत सारी खराबियाँ थी, तो फिर मैंने बाइक को रिपेयर कराया। तो बताओ, जब मैं बाइक को रिपेयर करा रहा हूँ, तो ये जो बाइक को मैं रिपेयर करा रहा हूँ, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? बाइक सेकेंड हैंड मैंने खरीदा, मैंने बाइक को यूज़ करने से पहले कुछ उसमें रिपेयर कराया, तो बताओ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? बहुत बढ़िया सुना, बहुत बढ़िया अनन्या, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलो, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। ये किस टाइप का एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। क्योंकि सर आपने यूज़ करने से पहले ऑब्वियसली बाइक को जो है रिपेयर कराया, सेकेंड हैंड है, तो क्या हुआ सर, आप जब तक उस बाइक को यूज़ नहीं करना शुरू कर दोगे, तब तक जो भी खर्चा कराओगे आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहोगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से खर्चे कहोगे? जब आप उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दो, तो उसके बाद के खर्चे को आप क्या कहते हो? आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हो। अब ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा। All capital expenditure up to the date asset is put to use must be added to the cost of the asset. All capital expenditure up to the date asset is put to use must be added to the cost of the asset. जैसे मैंने कहा मैंने AC खरीदा 20,000 रुपये का, उसको इंस्टॉल करवाने पर मेरा 2,000 रुपये का और खर्चा गया। तो बेसिकली मैं यहाँ पर लिखूँगा, जब मैं यहाँ पर अपनी जर्नल एंट्री पास करूँगा, तो मेरी जर्नल एंट्री पता है कैसी होगी? AC डेबिट टू कैश अकाउंट, और मैं यहाँ पर लिखूँगा AC के आगे 22,000 रुपये। क्या लिखूँगा? 22,000 रुपये। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा AC लगवाने में 20,000 रुपये खर्चा हुआ। मेरा AC लगवाने में कितना खर्चा गया? मेरा AC लगवाने में टोटल 22,000 रुपये खर्चा गया। मतलब जो भी एसेट का खर्चा, जो भी हमको एसेट को यूज़ करने तक जो भी हमको एसेट के पीछे खर्चा जाता है, वो सबका सब खर्चा जो है हम क्या करेंगे? हम लोग एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। आई होप ये फंडा सभी को क्लियर होगा। ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर अप टू द डेट एसेट इज पुट टू यूज मस्ट बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। आप उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दोगे। आई होप ये फंडा सभी को क्लियर होगा, बहुत आराम से क्लियर होगा। ठीक है, अब ध्यान समझना, expenditure incurred after asset is put to use must be recorded as an
एक्सपेंस, आप इसको खर्चे के तरीके से आप इसको रिकॉर्ड करते हो, ध्यान समझना, मस्ट बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, आप उसको खर्चे के तरीके से रिकॉर्ड करते हो, ध्यान समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने रिपेयर कराया एसी का, एग्जाम्पल आपने रिपेयर कराया एसी का, ठीक है, आफ्टर इट इज पुट टू यूज। अब देखो हर बार बार स्पेसिफाई नहीं करेगा कि आफ्टर इट इज पुट टू यूज, आपको देगा रिपेयर ऑफ एसी, तो फिर आप समझ जाना कि इट इज आफ्टर पुट टू यूज। जब आपको लिखेगा रिपेयर ऑफ एसी बिफोर इंस्टॉलेशन, बिफोर यूज, ऐसे कुछ भी देगा तो फिर समझना कि इट इज बिफोर पुट टू यूज। तो रिपेयर ऑफ एसी सिर्फ लिखता है मतलब इट इज आफ्टर पुट टू यूज, आफ्टर पुट टू यूज मतलब ये आपका कैसा खर्चा है, ये आपका जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसकी एंट्री कैसी होनी चाहिए, इसकी एंट्री आपकी बनेगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। आपने इसको एसेट के कॉस्ट में ऐड नहीं किया। आई होप इतना फंडा सभी मेरे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। अगर ये सबको क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ें और नेक्स्ट बात करें। ये बोलो सबको क्लियर है, फिर मैं इसको डिलीट कर दूं, फिर मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, कैरियज एंड अदर incidental expense relating to an asset purchased will be added to cost of asset। यहाँ पर है कैरियज एंड अदर incidental expense paid relating to purchase of goods will be debited separately। ठीक है, अभी समझो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान समझना। जो भी हम लोग कैरियज या बाकी के इंसिडेंटल खर्चे जो कि होते हैं हमारे, जो कि एसेट से जुड़े हुए होते हैं, जो कि आप एसेट के परचेज से जुड़े हुए होते हैं, वो आप एसेट के कॉस्ट में ऐड कर देते हो। जैसे एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा एक बात समझना, जैसे मैंने एसी खरीदा, अब एसी खरीदा मैंने 20,000 रुपये का। एसी खरीदते टाइम पर मेरे ट्रॉली वाले ने, मतलब जो एसी लेकर के आ रहा है, उसने मेरे से 500 रुपया लिया एसी लेकर के आने का। कैरेज मतलब भाड़ा, कैरेज मतलब भाड़ा, तो उसने मेरे से 500 रुपये का भाड़ा लिया। तो अब मैं क्या कहूँगा, मेरे को एसी 20,000 का पड़ा या 20,500 का पड़ा, बताओ जल्दी से। अगर मैंने कहा मैंने एसी 20,000 रुपये का खरीदा, मुझे इसको लाने का जो भाड़ा पड़ा वो 500 रुपये का पड़ा, फिर मैं क्या कहूँगा, एसी मुझे 20,000 रुपये का पड़ा या 20,500 रुपये का पड़ा? जल्दी से बताइए, ऐसे केस में मुझे ऐसे 20,000 रुपये का पड़ेगा या 20,500 रुपये का पड़ा, मैं क्या कहूँगा यहाँ पर? वेरी गुड, 20,500 रुपया, 20,500 रुपये। ऐसे केस में मुझे एसी जो है वो 20,000 रुपये का नहीं पड़ा, ऐसे केस में मुझे एसी जो है वो 20,500 रुपये का पड़ा। बट एक दूसरा एग्जाम्पल सुनिएगा, मैंने गुड्स खरीदा। गुड्स समझते हैं आप लोग? अब गुड्स समझते हैं। गुड्स मतलब क्या? वो सामान जो कि मैं दोबारा से बेचने के लिए खरीद रहा हूँ, वो सामान जो कि मैं दोबारा से बेचने के लिए खरीदता हूँ। तो मैंने अगर गुड्स खरीदा 20,000 रुपये का, और गुड्स पर मुझे अगर 500 रुपये का अगर भाड़ा लगा,
मेरे गुड्स पर, मेरे सामान पर अगर मेरा 500 रुपये का भाड़ा लगा तो फिर ध्यान समझिएगा, मैं यहाँ पर उस कैरियज को सेपरेटली अलग से रिकॉर्ड करूँगा। जैसे बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, मैं एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ। सपोज़ करो मैंने एग्जाम्पल 1, मैंने अगर AC खरीदा, उसकी कॉस्ट थी मेरी 20,000, मैंने कैरियज पे किया 500 रुपये का, ठीक है। तो इसकी मेरी एंट्री होगी क्या, इस केस में मेरी एंट्री होगी AC डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 20,500। बट जब मैंने अगर गुड्स अगर खरीदा, प्लीज ध्यान समझिएगा, जब मैंने अगर गुड्स खरीदा तो गुड्स के केस में यहाँ पर जब मैं अगर गुड्स अगर परचेज अगर कर रहा हूँ, अगर मैंने गुड्स परचेज किया, इसकी मेरी कॉस्टिंग है 20,000 और मेरा कैरियज लगा है 500 रुपया, तब मेरी एंट्री देखो क्या होगी, तब मेरी जनरल एंट्री बनेगी कुछ ऐसी, क्या, परचेज अकाउंट डेबिट, कैरियज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 20,500। मतलब जब भी आप गुड्स खरीदते हो तो गुड्स परचेज करना अपने आप में एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। गुड्स अपने आप में एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है क्योंकि उसका बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर मिल जाता है, ठीक है। जब भी आप गुड्स खरीदते हो और उसके साथ साथ में अगर आपने कुछ कैरियर्स दिया या कोई भी इंसिडेंटल खर्चों का अगर आपने पेमेंट किया है, तो फिर ऐसे केसेस में आप इन इंसिडेंटल एक्सपेंसेस को अलग से सेपरेटली डेबिट करोगे, उसको उसके साथ में मर्ज करके रिकॉर्ड नहीं करोगे। ये मुझे बताइए, क्या सभी मेरे स्टूडेंट्स को ये बातें क्लियर है? तो फिर आगे हम लोग बात करें। चलिए, होपफुली यहाँ तक का फंडा जो है मेरे सारे स्टूडेंट्स को क्लियर था, इसमें किसी भी स्टूडेंट को मेरे डाउट नहीं थी। गुड्स आपने परचेज किया 20,000 रुपये का, कैरेज आपने 500 रुपये का दिया, कैरेज मतलब भाड़ा, तो फिर आप परचेज अकाउंट में 20,000 रुपये लिखोगे, पर कैरेज में आप 500 रुपये अलग से रिकॉर्ड करोगे और कैश आपका आ जाएगा 20,500, ठीक है। अब यहाँ तक का फंडा आप लोगों को अगर क्लियर अगर हो गया हो तो आइए हम लोग जल्दी से कुछ एंट्रीज और सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें करना था, मैंने कहा था मैं 14A 14B आप लोगों को बाद में कराऊंगा, थोड़े बहुत पार्ट में आप लोगों को बाद में कराऊंगा, रीज़न भी जो लेंदी होता है उसको फिर मैं एक साथ बाद में देख लूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ रहे हैं हम लोग। पास 10 एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000 एंड स्पेंड ₹200 फॉर इट्स कैरियज। तो बेसिकली ध्यान से देखिएगा, आपने गुड्स परचेज किया 10,000 रुपये का और उस पर 200 रुपये का कैरेज स्पेंड किया। क्वेश्चन नंबर 16, जनवरी 5, तो गुड्स परचेज किया कैश पर और 200 रुपये स्पेंड किया आपने वो, तो आपका आएगा परचेज अकाउंट डेबिट, कैरियज अकाउंट डेबिट, कैरियज का मतलब भाड़ा, टू कैश अकाउंट। देखिए मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड एंट्री लिख दिया, टू कैश अकाउंट, कितना 10,200। जनवरी 10, परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹50,000 एंड स्पेंड ₹500 फॉर इट्स कैरियज। अब देखो ध्यान से, हमने मशीनरी खरीदा
और उस पर कैरियज का पेमेंट किया, इसको तो मैं मशीनरी में ही ऐड कर दूंगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,500। ठीक है, फिर पेड ₹20,000 फॉर सीमेंट, 10,000 फॉर टिम्बर एंड 5,000 एज वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब ध्यान से देखो, मैंने अलग अलग चीज़ें का पेमेंट किया, जैसे मैंने सीमेंट के लिए 20,000, टिम्बर के लिए 10,000 और वेजेस पेमेंट किया, सीमेंट टिम्बर मतलब वही लकड़ी, और 5,000 रुपये का वेजेस लगाया। ये सारी चीज़ों का पेमेंट मैंने किस पर्पज से किया है? मैंने पेमेंट किया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो जब हम बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए अगर हम ये जब पेमेंट जब कर रहे हैं, तो बेसिकली ये जो सीमेंट टिम्बर अलग अलग नहीं जाएगा, ये सब कुछ किस पर्पज से हो रहा है ये बताओ। ये तीनों खर्चे किस पर्पज से हो रहे हैं? ये तीनों ही खर्चे मैंने किस पर्पज से स्पेंड किया है? जल्दी से बोलिए स्टूडेंट्स, ये तीनों ही खर्चों को मैंने पेमेंट किस पर्पज से किया है? वेरी गुड, बिल्डिंग के लिए, वेरी गुड, बिल्डिंग बनाने के लिए। तो फिर आप यहाँ पर क्या करोगे? जनवरी 15 आप यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर देना टू कैश अकाउंट, और सारे खर्चों को ऐड करके लिख देना, जैसे 20, 10 और 5, तो टोटल आ जाएगा आपका 35,000। फिर जनवरी 17 परचेज्ड एन ओल्ड मशीनरी फॉर ₹20,000 एंड स्पेंड ₹2,500 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर्स। ठीक है, तो जनवरी 17 आपने ओल्ड मशीनरी खरीदा 20,000 और स्पेंड किया उसके रिपेयर्स पर, तो यहाँ पर मशीनरी डेबिट, मशीनरी पर ही सबका सब खर्च चला जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 22,500, 22,500। फिर पेड ₹500 फॉर रिपेयरिंग सम अदर मशीनरी। अब देखो, पेड ₹500 फॉर रिपेयरिंग सम अदर मशीनरी का यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि हमारी बिल्डिंग या मशीनरी पहले से बनी हुई थी, हमारी मशीनरी पहले से बनी हुई थी, हमने सिर्फ उसको रिपेयरिंग इस पर कराया। तो जब आप रिपेयरिंग करा रहे हो, इट इज ऑलरेडी पुट टू यूज, तो फिर आप यहाँ पर क्या करोगे? आप रिपेयर को डेबिट करोगे। किसको डेबिट करोगे? आप जनवरी 20 में रिपेयर को डेबिट करोगे, तो फिर रिपेयर डेबिट टू कैश अकाउंट, जनवरी 20 रिपेयर डेबिट टू कैश अकाउंट। $500। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आप सभी लोगों के लिए एकदम क्लियर हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कोई भी डाउट है पर मुझे बताइए। स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चंस का ज़रूर से स्नैप ले लिया करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए,
और नरेशंस बाद में खुद से लिखा करिए, टोटल खुद से कर लिया करिए, फॉर्मेट के हिसाब से क्वेश्चंस को बनाया करिए। होता क्या है, अगर आप बिना फॉर्मेट के अगर आप क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आप देखते हैं या उसको ट्राई करते हैं, तो अल्टीमेटली एग्जाम्स में आप कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को बना नहीं पाते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस को बनाना है, एग्जाम्स के दिन में अगर आपको सॉल्व करना है, तो फिर हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि फॉर्मेट के वाइज मतलब फॉर्मेट वाइज प्रैक्टिस करिएगा। ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं कि सपोज करिए दिन भर में मैंने कहा है कि आपको डेली अकाउंट्स के 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आप पूरे चारों नहीं, कम से कम एटलीस्ट एक क्वेश्चंस पूरे फॉर्मेट के हिसाब से बनाइए, पूरे फॉर्मेट के हिसाब से बनाइए। ऐसे क्वेश्चन को करने का देखिए, एक मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका भी बता रहा हूँ यहाँ पर कि ऐसे क्वेश्चंस को करने का आपका क्या तरीका होना चाहिए। एक तो आप पूरे फॉर्मेट के हिसाब से करें, एक क्वेश्चन दिन का जो आपका पूरे फॉर्मेट के हिसाब से होगा उसको पूरे फॉर्मेट के हिसाब से आप बनाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आपने सेलेक्ट कर लिया कि ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को मुझे पूरे फॉर्मेट के हिसाब से करना है। अब ऐसे क्वेश्चन पर आप एक काम और करिए, आप देखिए वो क्वेश्चन कितने नंबर का एग्जाम में आ सकता है। जैसे अगर मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 16 था, इसमें अगर मेरे पास में अगर 5 एंट्रियां थी, सो दिस क्वेश्चन कैन कम इन द एग्जाम ऑफ अराउंड 5 मार्क्स। ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम्स में अराउंड 5 नंबर का आ सकता है। तो जो क्वेश्चन मेरे लिए 5 नंबर का आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन को आप अपना टाइम दीजिए 10 मिनट्स। प्लीज ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में, तो बेसिकली एग्जाम में इसको करने के लिए आपके पास में कितना टाइम होगा, आपके पास में 10 मिनट होगा। तो आप क्या करिए, आप अपने लिए 10 मिनट का टाइम रख लीजिए, ठीक है। अब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए, स्टॉप वॉच अपनी चालू कर लीजिए और कोशिश करिए कि आप इस क्वेश्चन को 10 मिनट्स में ही बना पाएँ। ऐसे ही कोशिश करने से क्या होगा कि 10 मिनट्स में हो सकता है कि आप पहली बार ना बना पाएँ, आप उसको ट्राई जब करते रहेंगे, बट इवेंचुअली आप ऐसे क्वेश्चंस को आप 10 मिनट में आप बनाना शुरू कर देंगे। क्या, जितने नंबर का क्वेश्चन उससे दुगना टाइम आपको रखना है और टाइम के हिसाब से आप फिर अपने आप को कंप्लीट करना स्टार्ट कर देंगे। अकाउंट्स के क्वेश्चंस में मैंने हमेशा से स्टूडेंट्स की हमेशा से एक लाइन सुना है कि सर आधा तो सब कुछ था बट पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए, पेपर छूट गया। तो स्टूडेंट्स ऐसे आने का कोई फ़ायदा नहीं होता जब आप एग्ज़ाम में उसको कंप्लीट ना कर पाओ। हम लोग पढ़ाई 2 कारण से करते हैं, मेरे हिसाब से हमारी पढ़ाई 2 कारण से होनी चाहिए। एक होना चाहिए नॉलेज के लिए, दूसरी होती है मार्क्स के लिए। हो सकता है आपके पास में नॉलेज तो है, मगर अगर मार्क्स नहीं आते हैं तो फिर भी ऐसे ही पढ़ाई कहीं ना कहीं पर आपको ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं हो पाती, इमीडिएटली तो नहीं हो पाती, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि फ्रूटफुल पूरी तरीके से नहीं हो पाती है। तो कोशिश ऐसे किया करिए कि आप हमेशा फ्रूटफुल ऐसे पढ़ाई करें जिससे आपको रिजल्ट भी आए। ऑब्वियसली नॉलेज भी अपने को देखना है और अपने को रिजल्ट भी देखना है। तो अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो फिर टाइम बाउंड तरीके से क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करिए। एक ही क्वेश्चन दिन भर में करिए, मगर एकदम टाइम उसको जो है देख करके टाइम के तरीके से आप उसको करिए, टाइम फ्रेम में करिए, उसको फॉर्मेट के वाइज करिए, तो आपको उसका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो एंट्रीज अभी हम लोगों ने सीखा था, ये बहुत ही सिंपल था। अपने लोगों ने क्या सीखा है अभी कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एंट्रीज? आप लोगों ने ये सीखा है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, आप उसके जो भी खर्चा हुआ रहता है उन सबको ऐड करके उसी जो है एसेट में लिख देते हो। जैसे आपने यहाँ पर सीखा कि अगर आपने मशीनरी पर कैरियज पे किया तो आपने मशीनरी में ही ऐड कर दिया, मगर आपने अगर गुड्स खरीदने के लिए अगर कैरेज अगर पे किया तो फिर आपने कैरेज अकाउंट को सेपरेटली डेबिट कर दिया। आई होप ये सबको क्लियर था, आई होप ये सबको क्लियर हो गया। शुभम अग्रवाल आपको क्लियर हो गया? चलिए, लेट अस कम टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल ऑफ अरुण गोविल एंड कंपनी। ठीक है, अरुण गोविल एंड कंपनी पेड इनटू द बैंक एज कैपिटल ₹6 लाख। तो करते हैं जल्दी से ये वाला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 17 में लगाते हैं।
तो अरुण गोविल एंड कंपनी पेड इनटू द बैंक एज कैपिटल 2018। तो यहाँ पर आएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 6 लाख 6 लाख। फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए जून 3 में परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये भी सिंपल है, 2 लाख का 10% 20,000 माइनस कर दो, आपका आ जाएगा यहाँ पर जून 3 परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश 1 लाख, परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश 1,80,000 1,80,000। फिर 1/4 ऑफ द अबव गुड्स रिटर्न टू मुकेश फॉर नॉट बीइंग अप टू द स्पेसिफिकेशन। सो 1/4 ऑफ द अबव गुड्स का मतलब ये हुआ कि 1,80,000 का 1/4 करोगे तो 45,000 रुपये का सामान आपने जो है वापस कर दिया। तो यहाँ पर एंट्री होगी आपकी मुकेश डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ये आपका होगा 1,80,000 इंटू 1/4 45,000। जून 4। फिर जून 6 issued a check to Mukesh for the amount due to him after deducting 2% as cash discount। ठीक है, तो देखो अब हमको यहाँ पर मुकेश से हमने सामान परचेज किया था, आपने यहाँ पर मुकेश से गुड्स परचेज किया था, आपने मुकेश से गुड्स परचेज किया था, आपने मुकेश से गुड्स परचेज किया था कितने का, आपने मुकेश से गुड्स परचेज किया था 1,80,000 रुपये का, राइट, और आपका परचेज रिटर्न था 45,000 रुपीज़ का। तो अब आपको मुकेश को जो पैसा पे करना है, जो पेबल है, पेबल टू मुकेश है, ये है आपका 1,35,000। अब इस पर आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। ये कैश डिस्काउंट कितना होगा, 135 का 2%, तो ये आएगा आपका 2,700 रुपये। अब ये आ गया आपका अमाउंट पेड टू मुकेश। एक 32,300। अब यहाँ पर आएगा आपका, आपने पैसा पे किया है तो मुकेश डेबिट चेक पे किया ना, बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट वाला एकदम फंड एकदम सिंपल रखिएगा स्टूडेंट्स, जहाँ पर कैश या बैंक होगा वहीं पर डिस्काउंट आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1,35,000, ये आ गया आपका 1,32,300 और ये आ गया आपका 2,700। ये आ रहा आपका जून 6। अच्छा, अब जून 7 वाली एंट्री ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, जून 7 वाली एंट्री ध्यान से देखिएगा।
जी, मुकेश आपके लिए क्रेडिटर है क्योंकि मुकेश ने आपको समान आधार पर बेचा है। मुकेश आपके लिए ऑब्वियसली यहाँ पर क्या, मुकेश आपके लिए ऑब्वियसली यहाँ पर क्रेडिटर है। मुकेश ऑब्वियसली आपके लिए यहाँ पर क्रेडिटर है। जून 7 वाली एंट्री देखिएगा, विड्रू फ्रॉम बैंक ₹2.5 लाख फॉर ऑफिस यूज एंड ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज़। तो आपने बेसिकली बैंक से पैसा विड्रॉ किया, ऑफिस यूज़ से भी और पर्सनल यूज़ के लिए भी आपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया। कितना, 2.5 लाख रुपए ऑफिस यूज़ से भी और पर्सनल यूज़ के लिए भी। तो जो पैसा आपने बैंक से विड्रॉ किया ऑफिस यूज़ के लिए, ध्यान से देखिएगा, दो चीज़ों के लिए, एक मैंने पैसा बैंक से विड्रॉ किया ऑफिस यूज़ के लिए। तो ऐसे केस में जब हम ऑफिस यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ करते हैं, पहले मैं उसको सेपरेटली लिख रहा हूँ, जब आपने पैसा बैंक से विड्रॉ किया है किस पर्पस से, ऑफिस यूज़ के लिए। ऑफिस यूज़ में जब आप पैसा जब बैंक से आप विड्रॉ जब करोगे तो मैंने आपको बताया आपका बैंक में आपका ऑफिस में आपका कैश बढ़ जाएगा मगर आपका बैंक घट जाएगा। तो फिर आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है और लिखा हुआ है कि आपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है किस पर्पस से, पर्सनल यूज से भी। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नो देर विल नॉट बी सेकेंड क्लास टुडे। प्लीज़ ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, कैश और बैंक, आपने जब बैंक से आपने जब पैसा विड्रॉ किया ऑफिस यूज़ के लिए तो फिर यहाँ पर होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मगर जब आपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए, जब आपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज़, तो फिर आपकी एंट्री क्या होगी, पर्सनल यूज़ मतलब ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं, यहाँ पर आपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये दोनों ही एंट्री सेम डेट पर हो रही है तो मैं दोनों को कंबाइंड करके नहीं लिख सकता हूँ, कंपाउंड एंट्री नहीं लिख सकता हूँ। कैश अकाउंट डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ध्यान से देखना यहाँ पर क्या क्या आएगा हमारे, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बार अपने बुक से चेक करके बताइए, यहाँ पर 2.5 लाख ही है क्या, शायद 2.5 लाख ही होगा। तो 2.5 लाख 10,000 और 2,60,000, 2.5 लाख रुपए ऑफिस में, 10,000 रुपये ड्राइंग्स में और बैंक में आ गया आपका 2,60,000। June 7। यहाँ तक मुझे प्लीज़ आप लोग रिवर्ट करें, फिर आगे की बात करते हैं हम लोग। क्या ये June 7 वाला एंट्री आप लोगों को क्लियर हो क्या? प्लीज़ राइट June 7 so that I can understand that you have got this entry. ठीक है, ओके चलिए आइए
फिर जून 10 पर आ जाते हैं, परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹1 लाख एंड स्पेंड 5,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, पेमेंट फॉर मशीनरी वॉज मेड बाय चेक, इन इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस वर पेड इन कैश। देखो अब ध्यान समझना, टोटल मशीनरी अकाउंट ही डेबिट होगा, टोटल के लिए मशीनरी अकाउंट ही डेबिट होगा 1,05,000, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे 1,05,000, मगर मशीनरी का 1 लाख रुपए का पेमेंट हुआ है आपका जो है चेक से, और 5,000 रुपये का पेमेंट हुआ है कैश से। प्लीज़ ध्यान से देखना यहाँ पर जनवरी 10, बहुत आसान है इसकी एंट्री, ध्यान से देखना, मगर आप लोग यहाँ पर जून 10, प्लीज़ ध्यान से देखना, मशीनरी को आपको डेबिट करना है, क्रेडिट 2 चीज़ें होंगी, एक तो बैंक और दूसरा कैश, ठीक है। अब ध्यान सुनो, यहां पर मशीनरी में आएगा आपका 1,05,000, क्योंकि मशीनरी आपकी 1,05,000 रुपए की, इसमें आपका बैंक में आएगा जो पैसा आपने चेक के थ्रू पेमेंट किया है, ये पैसा है 1 लाख रुपए का, और जो पैसा आपने कैश के थ्रू पेमेंट किया है ये पैसा है आपका 5,000 रुपये का। आई होप ये सबको क्लियर होगा। जून 10 क्या ये समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? जून 10 क्या ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है, चलो फिर जून 12 सोल्ड गुड्स फॉर ₹1 लाख टू अमर, एंट्री बहुत ही सिंपल सी है हमारी यहाँ पर, जून 12 आपने सेल किया है तो फिर अमर डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 लाख 1 लाख, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अमर क्लियर्स हिज अकाउंट बाय गिविंग अ चेक ऑफ ₹98,500, चेक इज इमीडिएटली सेंड टू बैंक। अमर ने क्लियर किया अपने अकाउंट को बाय गिविंग अ चेक ऑफ ₹98,500, चेक इज इमीडिएटली सेंड टू बैंक। तो अमर ने 98,500 रुपीज़ का चेक दिया और चेक इज इमीडिएटली सेंड टू बैंक, तो 98,500, 1 लाख के बदले हमको 98,500 रुपीज़ मिला, ठीक है। और बेसिकली हम लोगों ने बैंक को चेक को बैंक में भेजते, बेसिकली क्या सिंपल सा मतलब ये हुआ कि हमारे बैंक में तो पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर डिस्काउंट देना पड़ा आपको, क्यों? क्योंकि अमर से कितना पैसा लेना था आपको? 1 लाख, 1 लाख के बदले आपको कितना मिला? 98,500 टू अमर 1 लाख। प्लीज़ ध्यान से देखिए, तारीख देख लेंगे, शायद जून 15 है, जून 13 है। अमर क्लियर्स हिज अकाउंट, मतलब उसका पूरा पूरा खाता खत्म, उसने कितने का अपने को चेक दिया? 98,500, जून 13। आई होप यहाँ पर डिस्काउंट बोला है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डिस्काउंट अलग से नहीं बोला आपको, तो फिर देखिए डिस्काउंट आपको ऐसे बोला है, आपको अमर से 1 लाख रुपए लेना था, आपको अमर से 1 लाख रुपए देना था, अमर ने आपको 98,500 रुपीज़ का चेक दिया और कहा मेरा खाता खत्म करो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1,500 रुपये आपने उसको डिस्काउंट दिया ना। अरे सपोज करो अगर मुझे आपको जो है 100 रुपया, मुझे आपको जो है 100 रुपया देना है,
मगर मैंने आपको 90 रुपये दिए और कहा मेरा हिसाब किताब खत्म करो, अब 90 ही देंगे तुमको, हम उससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 रुपये जो है वो आपसे मैंने डिस्काउंट ले लिया या आपने मुझे डिस्काउंट दे दिया, राइट? यही ना मतलब हुआ। ये बात क्लियर है? तो फिर बताइए शुभम। ठीक है, चलो अब इसके बाद में जो हमारे जून 15 और फिर ये सारे के सारे एंट्रीज है, अब इसको हम लोग यहाँ से कल से फिर कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब यहाँ से हम लोग फिर कल से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम लोग फिर कल काम करते हैं। ओके, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू।